जब हम अपनी टीमिंग फैंसी साइड पे आते हैं, लाइक हम एथिकल हैकिंग की साइड पे आए या हम एक्चुअल हैकिंग की साइड पे आए, तो जो एक लार्ज सेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जो हम टेक्निक्स और जो हम प्लानिंग स्टैटिक्स वगैरह यूज करते हैं, तो उस सारे फ्रेमवर्क को या उस सारी जो हम फील्ड है उसको हम रेड टीम बोलते हैं। तो उस रेड टीम के अंदर हम जो जो उनसे काम कर रहे होते हैं, हम अपनी जो अटैक्स की हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, या हमारे जो अटैकर्स होते हैं या जो हैकर्स होते हैं, तो वो जो भी उसमें काम कर रहे होते हैं तो उसको हम इंगेजमेंट्स का लफ्ज बोलते हैं। तो अभी जो जिसको आप एक बोल लें कि कंट्री जो हमारे नेशनल लेवल्स के ऊपर भी जो साइबर वार्स होती हैं और वो जिस फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रही होती हैं उसको हम रेड टीमिंग बोलते हैं। और अगर हम डिफेंसिव साइड पे आएंगे तो उसको हम ब्लू टीमिंग बोलेंगे। तो अभी जो हमारे हमारे पास सारे बैटिंग करते जाए हो गया। हेलो जी अहमद भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही? जी आ रही, जी आ रही है आवाज आ रही। आ रही है। अच्छा, तो हम अभी क्योंकि मुझे जो सेफ की तरफ ले गया था सिस्टम हैकिंग के रिलेटेड, तो मैंने सिस्टम हैकिंग के रिलेटेड उस टॉपिक्स पे जाने से पहले या हम उस चीज के जो हम बैकग्राउंड है, जब तक हमें वो नहीं पता होगा कि कोई भी जो हमारा सिस्टम है उसको जो अटैक कर है या जो कोई हैकर है वो किस तरह है। आज की जो हमारी वर्कशॉप होगी वो हम बेसिकली इस पूरे हम जितने सिनेरियो हैं वो देखेंगे कि ऑलरेडी जो रियल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास जो अटैक आते हैं, एक तो एक हमारे पास लाइक हमने एक सोचा होता है कि जी कुछ चीजों को हमने लाइक मूवीज की तरह के मूवीज के अंदर कुछ हैकर्स हैं या अटैकर्स हैं जो किसी ना किसी चीज को प्रॉपर हैक कर रहे होते हैं। तो हम उस चीज से जरा हट के हम जो रियलिस्टिक किस्म की चीजों को देखेंगे, जो रियल वर्ल्ड में चीजें जो है वो किस तरह एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो अभी जो हमारे पास जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो एक अटैक चल रहे हैं उसमें एक पूरा का पूरा एक हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको क्रिएट करते हैं। उसके अंदर हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है। फिर उसके अंदर एक प्रॉपर एक टीम बिल्डिंग होती है कि जिसके अंदर लाइक ये पॉसिबल नहीं होता कि एक ही हैकर बैठा हो और वो बड़ी सारी वेबसाइट्स को और बड़ी सारी कंपनीज को हैक कर रहा है। नथिंग इस तरह नहीं होता। उसके अंदर ये होता है कि एक आपका पूरा साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बनता है जिसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स के जो स्मार्ट लोग हैं वो बैठ के एज एक टीम वर्क काम करते हैं। लाइक उनमें प्रोग्रामर भी होते हैं जो हमारे बैकएंड्स को डिजाइन करते हैं। और उसके अलावा जो है कुछ उनमें बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो सोशल इंजीनियरिंग के जो साइकोलॉजिकल चीजों के बड़े एक्सपर्ट होते हैं कि किस तरह किसी को भी जो है वो एक आपने कंप्रोमाइज किस तरह करना है, कि उसको हम बोलते हैं कि ह्यूमन हैकिंग के अंदर वो लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं। उस पे उस टीम के अंदर नेटवर्क के एक्सपर्ट लोग होते हैं जो पूरी की पूरी एक नेटवर्क को डिजाइन करते हैं और नेटवर्क के जितने भी उसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं या उसके जो इन डेप्थ नॉलेज होता है वो रखते हैं। फिर उसके बाद उसी टीम के अंदर हमारे पास जो है फिशिंग के एक्सपर्ट होते हैं कि जो किसी भी चीज के कॉपी या रेप्लिका बोलें कि एज इट इज चीजों को डिजाइन करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो इस जो हमारे पास रियल वर्ल्ड के अंदर एक अटैक्स के सिनेरियो होते हैं, तो उस पे हम एक डिफरेंट एक पूरी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं। उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करते हैं, हम एआई को बड़ा यूज करते हैं कि लाइक एआई की चीजों को हमारे जो अटैक्स होते हैं उनके बैक
के ऊपर ML के एल्गोरिदम्स चल रहे होते हैं, ML बेस अटैक होते हैं। हमारा जो एक्सप्लॉइट हम बनाते हैं या रियल वर्ल्ड के अंदर, या जो हमारे जो डार्क साइड के ऊपर हैकर्स होते हैं, तो वो डिफरेंट किस्म के ML की टेक्निक्स को यूज करके हमारे जो एंटीवायरसेस और ADR और फायरवॉल जो होती हैं उनको वो बाईपास कर रहे होते हैं। कि लाइक उसके अंदर एक जिस तरह कह लें कि एक साइलेंट अटैक्स टाइप चीज होती है, कि वो कुछ इस तरह का हमें वर्ड डॉक्यूमेंट करेंगे जिसके बैकएंड के अंदर जो मैक्रोज होती हैं, आप अगर जब वर्ड यूज करते हैं तो वर्ड के अंदर डेवलपर ऑप्शंस के अंदर आपको एक ऑप्शन नजर आएगी मैक्रोज की, जिसके अंदर विजुअल बेसिक की आप कुछ स्क्रिप्टिंग करके तो अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो हैकर उस तरह की चीजों को उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपने कुछ ना कुछ जो है वो रिवर्स शेल छोड़ देते हैं, कि जिससे आपके सिस्टम की एक्सेस वो ले सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी है उसको हमारे रिस्क क्या क्या हैं। कि जब हम देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर कि जब एक अच्छा खासा जो है वो अटैक्स जो है, हमारे इनलीगल अटैक्स जो है वो बढ़ गए हैं, और उनकी डे बाय डे जो है उनकी जो परसेंटेज है उसमें काफी इजाफा होता जा रहा है। लाइक 2030 तक वो कह रहे हैं कि 80% तक जो है ये अटैक्स जो है वो बढ़ जाएंगे। हम जो एक नॉर्मल पर्सन हैं वो भी उस अटैक के अंदर उसके वो होंगे, डायरेक्ट जो है वो विक्टिम्स होंगे। स्टेट्स और कंपनी से हट के हम जो आम लोग हैं, तो उन चीजों को हम देखते हैं कि कोई भी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर साइबर सिक्योरिटी के रिस्क जो है वो क्या क्या है, और आने वाले वक्त में हमें जो है वो हमें कौन कौन से जो है वो थ्रेट्स आ सकते हैं। इनाम भाई तो उनमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो सर 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 कुछ लोग ना अभी वेटिंग लिस्ट में है, तो उन्हें इन करते हैं। वो लिंक के ऊपर दोबारा क्लिक करें, क्योंकि जो यहाँ है मेरे पास कोई ऐसा वेटिंग लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा। मैं आपको उसका बनाता हूँ, जो है वो कोई एडमिन बनाता हूँ, तो आप उस पे चेक करें, साथ साथ करते जाएं। लेकिन अभी तक मेरे पास जो है वो इस तरह के कोई भी नहीं आ रहे। वो दोबारा जब लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो मे भी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, आप मैसेज कर दें उन्हें। जी ठीक है, कंटिन्यू करिए। अच्छा, उस में हमारे पास ये एक वेबसाइट है northcorp.com। आप इसको विजिट करिएगा। यहाँ जो एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो अटैक किसी भी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो हमें एक विजुअल्स के वो हमें एक डेटा सेट दे देता है। तो आप जब उसको देखेंगे कि एवरी सेकंड जो है, हर सेकंड के अंदर हजारों जो है वो हमारे ऊपर साइबर अटैक्स हो रहे होते हैं। हर कंट्री के ऊपर, किसी ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री के ऊपर साइबर वॉर्स हो रही होती हैं। इंटरनेट के ऊपर एक कंट्री दूसरी कंट्री के अगेंस्ट जो है, ये एक इस तरह की अब वर्ड बन गई हुई है कि हर मुल्क इस तरह आप कह लें कि वो 24/7 वॉर के अंदर ही है। क्योंकि एक तो बॉर्डर वाली वॉर है, वो तो अब उस तरह नहीं चल रही, लेकिन एक साइबर वॉर है जिसके अंदर हर कंट्री जो है वो इंगेज है। तो इसी के अंदर हमें जो सबसे पहले जो हमें रिस्क होते हैं हमारे सामने, वो आइडेंटिटी रिस्क होते हैं। कि हमारा जो डाटा होता है वो हमारा लीक हो रहा होता है, या हमारा जो डाटा है वो कंप्रोमाइज हो रहा होता है। लाइक उस पे हमारे पास जितनी कंपनीज आती हैं ये डाटा कलेक्ट कर रही होती हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है। उसके अलावा जो जितनी हम एप्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली कंपनी
जो है बैकएंड पे डाटा माइनिंग कंपनीज बन चुकी हुई हैं। ये हमारा डाटा लेती हैं और उन डाटा के बिहाफ के ऊपर वो हमारा डाटा सेल करती हैं। बिजनेस कम्युनिटीज को भी सेल किया जाता है, पॉलिटिकल कैंपेन्स में वो डाटा सेल किया जाता है। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको कंट्री टू कंट्री ये डाटा जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। तो एक तो हमारे डाटे का जो है वो रिस्क जो है वो अब जो है बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वेब के ऊपर, हमारी वेब एप्लीकेशंस हैं, हमारी वेब एप्स हैं, उसके बाद जो है हमारे पास हमारी मोबाइल ऐप्स हैं। तो ये जितना भी हमारा वेब के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको बड़े सारे चैलेंजेस का सामना है। लाइक अगर मैं आपको कहूं कि आप किसी भी डोमेन या किसी भी कंपनी से उनकी डिफरेंट सिक्योरिटीज की जो आप प्रोडक्ट्स को बाय कर लेते हैं, कि आपने फायरवॉल भी बाय कर ली, आपने उनकी जो है डिफरेंट किस्म की एंटीवायरस प्रोटेक्शन और आपने बाय कर लिया सारा कुछ, लेकिन फिर भी आपकी जो साइट्स हैं, आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो 100% सिक्योर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि वो कोई चीज के वो एक हमारे पास अटैक्स हो रहे होते हैं। तो उसके बैकएंड के ऊपर अब जो एआई का यूज हो रहा है तो वो काफी सारी चीजों को बाईपास कर चुका होता है। फिर हमारे जो आईओटी सेक्टर है जिसमें हमारी इंडस्ट्री है, हमारे इंडस्ट्रियल कंट्रोल चलते हैं, तो उस सेक्टर पर हमें डिफरेंट किस्म के क्राइसिस का सामना है कि उनके ऊपर काफी सारे अटैक्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी जो हमारी ओवरऑल कंट्री नेटवर्क या हमारे नेटवर्क होते हैं उसकी सिक्योरिटी एक काफी सारे रिस्क आ गए हैं। फिर उसके बाद साइबर वॉर्स जो है वो काफी चल रही होती हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर साइबर वार्स कर रहा होता है, यहाँ से पाकिस्तान वाली साइड से इंडियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ साइबर वार्स चल रही होती हैं। तो इस तरह कंट्री बाय कंट्री ये चीजें चल रही हैं। रिसेंटली अभी जो एक पैलेस्टाइन और इसराइल का जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस पे हमास ने काफी सारे साइबर अटैक्स जो है वो इसराइल के ऊपर किए हैं। तो उनकी जो जो उनकी स्टार्टिंग के ऊपर जो हमास ने एक काफी सारा जो इजराइल का इलाका जो है वो उन्होंने ऑक्युपाइड कर लिया और उन्होंने एक उन्हें सक्सेस मिली। तो उसके बैक के ऊपर एक मेन फैक्टर जो था वो एक साइबर वार्स का था। तो उन्होंने उससे पहले उनको साइबर वार्स के जरिए उनका काफी सारे रेडार और वो चीजें उन्होंने जाम कर दी, जिससे उनकी जो इजरायली आर्मी थी उसको बर वक्त जो है कमांड एंड जो उसकी सप्लाई चेन थी उसमें उन्हें प्रॉब्लम्स आई और वो उनको काफी सारा जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। तो ये बेसिकली चीजें होती हैं कि जिसके बैक के ऊपर एक साइबर अटैक जो है वो जब हो रहे होते हैं तो किस तरह चीजों को वो डैमेज कर देते हैं, या एक पूरे सिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छी खासी जो है वो नुकसान लॉस उठाना पड़ सकता है। उसके बाद हमारे पास स्टार्टअप्स, जो हम छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं वो बड़े रिस्क के ऊपर हैं कि जो जितने भी ये हैकर्स होते हैं ये खसूसन जो स्टार्टअप्स हैं उनके ऊपर काफी सारे अटैक्स करते हैं। फिर हमारे पास इनसाइडर थ्रेट्स आ जाते हैं। इनसाइडर थ्रेट्स ये होता है कि हमारी जो कंपनीज है कोई पता नहीं होता कि उन कंपनीज के अंदर कौन से इस तरह के जो है वो इनलीगल हैकर्स बैठे होते हैं। क्योंकि जब हम इसको आगे इस पूरी फील्ड को डिस्कस करेंगे तो उस पे ये रेड टीमिंग का एक पार्ट होता है कि आपने जिस भी कंपनी को हैक करना है आप वो किसी भी तरह उसके एम्प्लॉय बने और जाके आप उसकी जो सिस्टम्स हैं उसकी आप डिटेल्स लेके जाएं, आप वहां जाके कोई ना कोई अपना मालवेयर या कोई ना कोई वायरस जो है वो उनके सिस्टम में इंजेक्ट करें। तो ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क आ जाता है, व्हाट इज रेड टीम पेन टेस्टिंग। रेड टीम पेन टेस्टिंग जो है ये हमें क्यों जरूरी है। अगर ये जो हम हमारे पास एक बात आती है कि जब हम एक कंपनी जो है वो बड़ी सारी उन्होंने सिक्योरिटी की प्रोडक्ट्स बाय की होती हैं, तो हमारे पास रेड टीमिंग जो रेड टीम पेन टेस्टिंग का क्यों उन्होंने एक फिनोमेना रखा या वो क्यों ये फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी। तो उसकी वजह यह है कि जब पहले हमारी जो कंपनी जो एग्जिस्ट कर रही थी
तो वो जब सिक्योरिटी इंजीनियर को हायर करते थे तो वो सिक्योरिटी इंजीनियर जब उनकी वल्नरेबिलिटी निकालते थे वो उनको फिक्स कर देते थे। उन्होंने एक कंपनी ने सिक्योरिटी इंजीनियर बुलाया, तो उसने उस सिक्योरिटी इंजीनियर ने उनकी वल्नरेबिलिटी जो है वो निकाल ली। अब वल्नरेबिलिटी निकालती थी तो कंपनी की वो एक सर्वर साइट सिक्योर हो जाती थी। कंपनी कहती थी ठीक है, मेरी सर्वर साइट जो है या मेरी जो साइट है वो प्रॉपर सिक्योर्ड हो गई है। लेकिन वो उसके अंदर कुछ इस तरह के इनसाइडर अटैक्स होते थे कि लाइक उनका कोई एम्प्लॉय है वो एक्सप्लॉइट हो गया, उसके पास कोई वनरेबल मोबाइल है जिसको हैकर ने उसके मोबाइल के थ्रू कंपनी के नेटवर्क को हैक कर लिया, या जो उस कंपनी के अंदर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या जो उनके एम्प्लॉयज थे उनके पास प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज नहीं था कि किस तरह अपने अटैक से जो है वो बचना है। तो वो जो कंपनी थी वो एक एम्प्लॉय की वजह से कंपनी जो है वो हैक हो गई। तो उसके बाद जो हमारे व्हाइट हैट हैकर या जो दुनिया में जो साइबर सिक्योरिटी की जो फील्ड है उसको वो देख रहे होते हैं, तो उन्होंने ये जब एक टर्म और एक पूरी की पूरी जो फील्ड है उसको डेवलप किया कि क्यों ना हम जिस तरह एक्चुअल रियल हैकर जो है वो किसी चीज को हैक करते हैं, तो हम अपनी कंपनी की जो सिक्योरिटी की टेस्टिंग है वो भी उसी फ्रेमवर्क के ऊपर और उसी तरीके से हम करवाएं। तो ये जो हमारे पास जो आपको स्लाइड में शो हो रहा होगा कि एक नीचे ग्राफ बना हुआ है जिसके ऊपर डिस्कवरी लिखा हुआ है, सर्विस इनोमिनेशन लिखा हुआ है, एप्लीकेशन लेयर टेस्टिंग लिखा हुआ है, एक्सप्लॉइट है और पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। तो बेसिकली जो हमारे पास जितने भी एपीटी हैकर होते हैं जिनको हम एडवांस रेजिस्टेंट थ्रेट्स के नाम से जानते हैं, कि जिनका कोई पता नहीं होता कि वो कौन है, उनका क्या मकसद है, जस्ट वो डैमेज करते हैं चीजों को। आपने एक बड़े मशहूर हैकिंग ग्रुप का नाम सुना होगा अनोनिमस के नाम से। तो वो बड़ी एक इंटरनेट के ऊपर बड़ा वो कह लें कि मशहूर ग्रुप है। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज के ग्रुप जो है वो इंटरनेट के ऊपर है और वो बड़ी बड़ी कंपनीज को जो है वो डैमेज करते रहते हैं, उनके ऊपर अटैक्स करते रहते हैं। तो वो उन अटैक्स के जो बिहाइंड द सीन चीजें होती हैं कि वो जब कोई भी अटैक लॉन्च करते हैं उससे पहले वो जो प्रैक्टिस करते हैं हम उसको आज देखेंगे कि वो किस तरह इतने अटैक को जो है वो, तो उसके उस सेटअप के अंदर जब हम देखेंगे कि एक डार्क साइड के ऊपर आप अज्यूम करें कि आप एक डार्क साइड पे बैठे हैं, तो आप किस तरह चीजों को करेंगे। तो उसके अंदर हम जो सबसे पहला हमारे पास जो फेज आता है वो डिस्कवरी का फेज आता है। डिस्कवरी के अंदर क्या होता है कि जो भी अटैकर है या हैकर है वो जो कंपनी है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करता है। कि जब हम नॉर्मल वर्ड के अंदर जब हम पहले एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते थे उसमें भी इंफॉर्मेशन की गैदरिंग होती थी, लेकिन उस पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती थी सिर्फ कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, कंपनी जिन चीजों को सिक्योर करवाना चाह रही होती थी उसके। लेकिन इसके जो रेड टीमिंग में क्या होता है कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक जो उसके अंदर उसके सिस्टम्स, उसके सर्वर, उसकी जो सारी चीजें चल रही हैं उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके रिलेटेड कि कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं और उनके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी करते हैं। फिर उसके बाद जो कंपनी के वेंडर्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं कि कंपनी कहाँ कहाँ से जो है वो चीजों को बाय कर रही है या जो सर्विसेज वगैरह ले रही है वो किस किस जगह से सर्विस ले रही है एज इट इज। उस तरह फिर जब उसकी जो कंपनी के वो एम्प्लॉयज के ऊपर प्रॉपर एक हैकर्स की तरह फिशिंग अटैक्स भेजते हैं ईमेल्स के अंदर, देखते हैं कि हर वो कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास कितना नॉलेज है कि वो इन साइबर अटैक से बच सकते हैं। वो हर जो एम्प्लॉय है उसके इंटरेस्ट बेस उसको लिंक सेंड करेंगे, इंटरेस्ट बेस उसके ऊपर टैग्स करेंगे कि लाइक अगर कोई एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है वो मूवीज के अंदर है तो वो उसके ऊपर स्पेसिफाइड इस तरह का टैग करेंगे कि वो उन लिंक्स के ऊपर लाजमी क्लिक करे
फॉर मूवीज डाउनलोडिंग के लिए, या किसी को ऑनलाइन शॉपिंग का शौक है तो वो डिस्काउंट बेस उसके ऊपर जो है वो कैंपेन चलाएंगे कि हमें भी डिफरेंट जब स्पेशल डेज हमारे होते हैं तो हमें भी इस तरह के लिंक्स आ रहे होते हैं कि अमेजोन के ऊपर जो है वो सेल लग गई है और आप 50% पे चीजें लें, या इस तरह का होता है कि आपके अगर हमारे पास 40 सेल्स के हमारे व्हाट्सएप में ईमेल में मैसेज आ रहे होते हैं। तो ये जो एपीटीज होते हैं ये इस तरह उन डेज का, और फिर स्पेशली जो ह्यूमंस होते हैं उनकी जो परमानेंट एक जासूसी कह लें या उनके इमीडिएट करते रहते हैं, ताकि वो इस साइबर अटैक्स के अंदर जो है वो उनको कंप्रोमाइज कर सके और वो सक्सेसफुल हो सके। तो इस फेज के अंदर जो रियल हैकर्स हैं वो भी यही काम करते हैं, या ऑफेंसिव सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उस पे भी हम पहला काम अब जाके यही करते हैं कि हम कंपनी की एवरीथिंग जितनी भी डिटेल्स होती है हम उसको इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद जो अटैकर्स होते हैं वो उनकी सर्विस की इन्यूमरेशन करते हैं कि जो कंपनी चल रही होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके ऊपर कौन कौन से विंडोज के वर्जन चल रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस चल रही हैं। फिर वो देखते हैं कि उसके अंदर जो है उनके जो उनका जो एमडीएम सिस्टम है जिसको आप मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, या डीएमएस है कि डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो कौन सा है, उन्होंने फायरवॉल्स कौन सी लगाई हुई है। फिर उसके बाद जो है वो उधर सॉक का एक कंसेप्ट आ जाता है कि सॉक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं। तो वहाँ एक के पास जो है लैपटॉप के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है कि जिससे वो नेटवर्क वगैरह की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो उस फेज में वो हर वो चीज की जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन अब हम अगर हमारे जहन में ये होता है कि जो कोई भी किसी भी चीज को जो हैक किया जाता है तो वो जस्ट एक थ्रू हम एक टूल्स के अंदर लगे, टूल्स के ऊपर अंदर जाके हमने उनका नाम वगैरह लिखा, जैसे ही नाम लिखा तो वो टक 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 करके एक मूवीज की तरह जो है वो हर चीज हैक हो गई। तो रियल वर्ल्ड का जो सिनेरियो होता है वो इससे 100 क्या 10 100 या 1000% जो है वो उससे डिफरेंट होता है। उस पे हर आपने छोटी से छोटी जो चीज होती है आपने उसको देखना होता है कि कई बार इस तरह होता है कि कंपनी सारी की सारी सिक्योर होती है, लेकिन किसी एक एम्प्लॉय को आप हैक कर लेते हैं, उसके मोबाइल के डिवाइस से जो है वो आप जो कंपनी है आप उसके उस नेटवर्क तक जो है वो आप पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह अगर कंपनी ने कोई बड़ी सारी फायरवॉल्स और इस तरह की चीजें लगाई होती हैं तो उस पे भी ये होता है कि बाज़ का वो फायरवॉल तो सारी चीजें ठीक होती हैं, लेकिन कंपनी में की कोई एक वनरेबल जो है वो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जिससे आप उसको अटैक कर सकते हैं, उसको आप क्रैक कर सकते हैं। तो ये वो चीजें होती हैं कि जो हमें बेसिकली समझने की भी जरूरत है कि ये जो फील्ड है ये कोई एक रोमांटिक टाइप फील्ड नहीं है कि जो हमने समझा होता है। फिर उसके बाद जो हैकर्स हैं वो एप्लीकेशन लेयर की टेस्टिंग करते हैं। जितने भी ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के चल रहे होते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर या कंपनीज के अंदर भी, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो 2016 जिसको 2016 का ऑफ सिक्योर्ड है, पीछे जितने ऑफिस के वर्जन हैं 10 वाला है, 13 वाला है, या 14 है, या पीछे 8 है, 7 है, तो वो जिस भी कंप्यूटर के अंदर है तो वो कंप्यूटर इनसिक्योर्ड है कि उसको एक डॉक्यूमेंट से जो है वो हैक कर सकते हैं।
तो आप अगर देखें तो आप देखेंगे कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहां भी इसी तरह के एक ओल्ड वर्जन सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे, आपके अपने सिस्टम्स में ओल्ड वर्जन सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे। लाइक आप किसी बड़ी से बड़ी पाकिस्तान में कंपनी में किसी जो हमारे गवर्नमेंट के जो सेक्टर हैं आप वहां जाके देखेंगे तो वहां भी 2010-12 के क्रैक वर्जन जो है वो चल रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए इस तरह की चीजें एक अलार्मिंग सिचुएशन होती हैं। बीइंग अ हैकर या बीइंग अ एथिकल हैकर या बीइंग आप साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट या साइबर सिक्योरिटी के रिसर्चर के तौर पे आपने जब भी कहीं जाना है या जो भी जाते हैं तो वो इन छोटी छोटी चीजों को देखते हैं कि आप कहते हैं आपने मोबाइल अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस तो इंस्टॉल कर लिया है लेकिन ऑफिस का जो वर्जन है वो एक वनरेबल वर्जन है, तो उसी के थ्रू जो है वो हैकर जो है वो आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज कर सकता है। फिर उसके बाद जो उस फेज में जाके वो नेक्स्ट फेज में एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वो जो उन्होंने तीन अपने जो पार्ट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग की होती है उसके बिहाफ के ऊपर वो अपनी चीजों के ऊपर अटैक परफॉर्म करते हैं कि उन्होंने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट की ये वाली विंडोज चल रही है, उस विंडोज के अंदर डिफरेंट किस्म के जो वर्जन्स आते हैं उस वर्जन्स के अंदर वल्नरेबिलिटीज होती हैं। तो हम एक काम ये भी करते हैं कि जब हम अपने सिस्टम में एक विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो हम सबसे पहला क्या काम करते हैं कि हम उसकी अपडेट्स को बंद कर देते हैं। तो बेसिकली विंडोज जो है वो तो वैसे ही इनसिक्योर्ड है और जब हम उसकी अपडेट्स को बंद कर देते हैं तो वो तो हम परमानेंटली उसको इनसिक्योर कर देते हैं। क्यों कि विंडोज के अंदर डे बाय डे वल्नरेबिलिटीज निकलती रहती हैं। उनका जो बग हंटिंग का प्लेटफॉर्म है या डिफरेंट किस्म के जो हैकर्स हैं वो वल्नरेबिलिटीज को निकालते रहते हैं, उनको रिपोर्ट करते रहते हैं। तो इस वजह से विंडोज जो है वो मुसलसल आपके जब आपने अपडेट्स ऑन की हो तो आपको हर दिन बाद कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती हैं। उनका मतलब यही होता है कि आपके उस जो बिल्ड नंबर होता है, आप जब विंडोज के अबाउट में जाएंगे उसके सर्विस इंफॉर्मेशन पे तो होती विंडोज 10 है लेकिन उसके ऊपर एक बिल्ड नंबर उन्होंने बताया होता है कि 1802 है। अब तो मतलब 21H22 है, इस तरह के वो बिल्ड नंबर होते हैं। तो आप अपने उस बिल्ड नंबर को अगर नेट के ऊपर सर्च करके तो जस्ट आप लिखेंगे वल्नरेबिलिटीज तो वो आपको साथ बता देगा कि आपके इस वर्जन के अंदर ये वाली वल्नरेबिलिटीज जो है वो आइडेंटिफाई हुई हैं। तो इस वजह से आज मैं यही कहूंगा कि इस वर्कशॉप के बाद आप अपने जो विंडोज की जो अपडेट वाली सर्विस है आप जाके उसको ऑन कर देंगे ताकि आपका जो है वो सिस्टम जो है वो सिक्योर्ड हो सके। अगर आपके पास जेन्युइन विंडोज हैं, अगर आप क्रैक वाली वो यूज कर रहे हैं KMS ऑटो वाली तो वो फिर एक ही बात है, आप चाहे उसको ऑफ करें या ऑन करें वो इनसिक्योर्ड विंडो ही है। उसके बाद वो इन चीजों को जो हैकर्स हैं वो देख के तो अपने एक एक्सप्लॉइट चेन बनाते हैं कि जिन्होंने सिस्टम्स को जिसके थ्रू हैक करना होता है। तो वो कुछ इस तरह भी कभी भी नहीं होता कि आपका जो है एक IP जो है वो अपने सिस्टम में डालेंगे और 2 क्लिक करेंगे और आपका सिस्टम जो है वो हैक हो जाएगा। इस तरह नहीं होता। आपके सिस्टम के साथ प्रॉपर उन्हें इंटरेक्ट करना पड़ता है किसी भी तरह। लाइक वो आपको अपने सोशल इंजीनियरिंग के किसी सर्कल के अंदर फंसा लेते हैं कि आपको कहते हैं कि उसमें बड़ी सारी टेक्निक्स होती हैं कि कंपनी को उन्होंने हैक किया APTs ने कि उन्होंने अपनी जॉब पोस्ट वेबसाइट के ऊपर उन्होंने की कि फलां जो लोग हैं वो इस जो स्किल सेट के लोग हैं वो अपनी CV सेंड करें। तो हैकर ने उस कंपनी की जब सारी इंफॉर्मेशन गैदर की तो उन्हें पता चला कि उनके हाँ जो विंडोज के वर्जन चल रहे थे या ऑफिस के वो वल्नरेबल वर्जन थे। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट के जो मैक्रोज थे उसके अंदर अपना एक रिवर्स शेल बनाकर उनको CV जो है वो अपलोड कर दी। अब वो जैसे ही उनके जो बंदे ने वो CV को किया ओपन किया तो उसका जो सिस्टम है वो कंप्रोमाइज हो गया। तो वो जैसे ही किसी भी नेट सेक्टर के अंदर अगर एक सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है तो वो उससे फिर एक प्रिविलेज एस्केलेशन की टेक्निक्स को यूज करके या पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की टेक्निक्स को यूज करके एडमिन लेवल तक
की एक्सेस ली जा सकती है और ली भी जाती है। तो इस वजह से इस तरह भी नहीं हो सकता कि वो आपका आईपी लिखें या आप किसी और नेट के साथ हैं तो वो 2 क्लिक करे तो आपका सिस्टम हैक कर ले, ये भी नहीं हो सकता। आपके सिस्टम्स के साथ उनको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। वो चाहे आपका कोई दोस्त इंटरेक्ट करे किसी यूएसबी के थ्रू वो मॉलवेयर आपके सिस्टम में जाके रन करे, या आप खुद किसी आपको इस ईमेल सेंड की जाए उसके अंदर कुछ इस तरह की अटैचमेंट्स हो, इस तरह किसी ना किसी तरह जो लिंक के अटैक्स आप करके तो वो आपके सिस्टम्स के अंदर कुछ ऐसी चीज इंस्टॉल करवा सकते हैं, या जो आप क्रैक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ये 100% इनके अंदर जो है वो मॉलवेयर होता है। आप किसी भी क्रैक सॉफ्टवेयर को पकड़ें, उसका जो फाइल है उसको www.virustotal.com पे जाएं, वहां जाके उसको अपलोड करें किस वक्त और किस तरह हैक हुई। अच्छा जी, इस सारी फील्ड के अंदर जो है वो आप जो है आउटसाइड द बॉक्स जो है वो एक थिंकिंग करते हैं कि जिसके आप एक एनालिटिकल या एक क्रिटिकल थिंकिंग इस पूरे जो है वो आप सेटअप में करते हैं। तो इसमें जो है वो आप कह लें कि एक तो आपके सामने डेटा होता है, उस डाटे की बेस के ऊपर आप अपना जो सारी चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आप अपने अंदर से मुख्तलिफ किस्म के एक क्रू निकालते हैं, लाइक अ कॉप, जिस तरह एक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। तो आपने भी जब भी ये आप हो या हमारे जो अटैकर्स होते हैं तो वो इन चीजों को जो देखते हैं तो वो किसी की भी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उससे वो बड़े बड़े जो डिफेंस है उनको बाईपास करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो टेक्निक्स और टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं। तो अब पहले हमारे पास क्या होता था कि हम एक ऑनलाइन चीजों को सिर्फ सिक्योर करते थे, इजीली आपको मिल रही होती हैं। तो फिर उसके बाद हमारे पास ये यूएसबी रबर डकी की एक डिवाइस आ जाती है, फिर फ्लिपर जीरो नाम की डिवाइसेस आती हैं। ये क्या करती हैं कि इनके अंदर बाय डिफॉल्ट किस्म की प्रोग्रामिंग जो है वो इंस्टॉल्ड होती है, स्क्रिप्ट जो है वो इंस्टॉल्ड होते हैं। वो जस्ट आपके सिस्टम के साथ एक बार यूएसबी अटैच जो विद इन सेकंड्स जो है वो आपका जो सिस्टम है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो जो आप एक मूवीज में चीज देखते हैं कि कोई विलन या जो होता है मूवी का कोई हीरो, तो वो अपने किसी बंदे को भेजता है कि जाओ फलानी कंपनी में जाके आप उनके सिस्टम के साथ ये डिवाइस जो है वो अटैच करो। तो उस कॉन्सेप्ट तक जो है वो ये वाली चीज एक वर्क करती है। ये हमारे पास डकी डिवाइसेस रबर डकी है फ्लिपर जीरो के नाम से, और ये जो हमारे आर्डिनो जो किट्स होती हैं ये बच्चों के लाइक खिलौनों वाली भी, तो ये सारी उससे बनती हैं। इनके स्क्रिप्ट इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, आप रिसर्च करें, आप बड़ी आसानी से चंद पैसों में आप खुद भी इस तरह की डिवाइसेस जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद जो है वो वीपीएन की सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं कि जो उन्होंने वीपीएन वगैरह लगाए होते हैं उसकी फिर जो है एनएफसी की हैकिंग की जाती है। तो इवन जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा एनएफसी हैकिंग करे या आरएफआईडी क्लोनिंग करे तो हर 100 में से 98 बंदे जो हैं वो कंप्रोमाइज हो जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ जो आम वॉलेट वगैरह यूज करते हैं वो आरएफआईडी प्रोटेक्टेड वॉलेट नहीं होते। कोई भी बंदा उस डिवाइस को सिर्फ साथ लेके गुजरेगा और उस क्रेडिट कार्ड को क्लोन किया जा सकता है, उसका जितना भी उस क्रेडिट कार्ड के अंदर डाटा है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली फॉरेन कंट्रीज के अंदर अब ये कंपलसरी हो गया इस तरह के जो वॉलेट्स जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। जब आप देखते हैं कि अगर आपने एक ही फाइल जो है वो एक पूरी कंपेन चलाई होती है और आप की जो फाइल है वो वन टाइम एक हजार अपने दोनों डिवाइस पे करो रन होनी है, तो उसके लिए एक कमांड एंड कंट्रोल इसको C2 सर्वर्स के नाम से एथिकल हैकिंग में या हैकिंग में जाना जाता है। तो कोबाल्ट स्ट्राइक और इस तरह के जो बड़े सारे C2 सर्वर्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद
डीएनएस हाईजैकिंग एंड नेटवर्क टनलिंग के बड़े सारे टूल हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन है, किसी भी वेबसाइट के डेटाबेस की सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए एसक्यूएल मैप नाम का एक टूल यूज करते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास जो है जो बर्प स्वीट एक टूल होता है कि जो बैकएंड के ऊपर हमारी जितनी भी वायरलेस की होती हैं, वायरलेस कह रहा हूँ, वेब की जो उनको देखा, हमारी जितनी भी वायरलेस की होती हैं, वायरलेस कह रहा हूँ, वेब की जो उनको देखने के लिए यूज किया जाता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुके हैं। कैली लिनक्स के नाम से बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा। पैरेट ओएस है, ब्लैक आर्च लिनक्स के नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बड़ा वो अच्छा, और एक कह लें कि थाउजेंड्स उसमें हैकिंग के टूल्स हैं। तो ये स्पेशल पर्पस के लिए इन चीज वो ऑपरेटिंग सिस्टम बन गए हुए हैं। जस्ट आपने उनको इंस्टॉल करना है, आपने उनको इंपोर्ट करना है, तो आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन अटैक्स के लिए मैंने आगे ये नाम लिया, ओपन पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जस्ट आपने वेबसाइट का यूआरएल देना है और उसने आपकी वेबसाइट की कंप्लीट सिक्योरिटी टेस्टिंग करके आपको बता देना कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है या सिक्योर नहीं है। इस तरह वो ये टूल जो है वो कॉमनली यूज होते हैं। साल डेढ़ साल बाद हमारे पास जो है सोशल इंजीनियरिंग के जो अटैक्स आते हैं, जो मैंने आगे लफ्ज बोला कि जो ह्यूमन हैकिंग डिस्काउंट है को थोड़े बहुत पर फेसबुक के क्लाउड अपने बना के सेंड करना, या इस तरह की जो साइट है वो बैंकिंग साइट का या गूगल का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इस तरह के जितने भी जो सोशल नेटवर्क्स वगैरह को हैक करने, उनके आईडीज वगैरह को जो हैक करने के लिए जो टूल्स यूज होता है उसको हम जो है वो सेट कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। तो उसमें भी हमारे पास एक मॉर्टिको टूल आ जाता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए आ जाता है। गूगल हैकर डेटाबेस के नाम से जो है वो एक पूरी साइट बनी हुई है, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की क्यूरीज होती हैं। तो वो उन क्यूरीज को जब आप गूगल पे रन करते हैं तो आपको काफी सारा जो है वो डाटा मिल जाता है। लाइक इंडेक्स ऑफ, आप किसी भी चीज को जब सर्च करेंगे तो इंडेक्स ऑफ करके उसको सर्च करें तो वो आपको एक्चुअल जो ऊपर वो ही आपको चीज शो होगी। ये जो एसईओ वाले और ये फजूल जो लिंक्स हैं वो आपको नहीं आएंगे। इन टाइटल के बाद आप चीजों को लिखें, ऑल इन यूआरएल के बाद चीजों को लिखें। तो ये कुछ गूगल हैकिंग की टेक्निक्स हैं जो गूगल हैकिंग database.com वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो आप उसको जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारी ये जो एक थ्योरेटिकल किस्म की जो वर्कशॉप